सम्माननीय शिक्षक साथी, सम्माननीय अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और अपनी 76वीं वर्षगांठ हुई। जब हम ये दोनों शब्द बोलते हैं तो इसका एक खास मतलब है। 15 अगस्त 1947 अगर हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस है तो उस लिहाज से ये हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस होता है। और जब हम वर्षगांठ मनाते हैं तो 15 अगस्त 1948 हमारी पहली वर्षगांठ होती है। इस हिसाब से हम ये 76वीं वर्षगांठ है। मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, बल्कि इस महान और पावन दिवस पर जो मैं महसूस करता हूँ उसे मैं आपके सामने अभिव्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि भाषण अलग होता है और अभिव्यक्ति अलग होती है। आज भारत 2023 में जिस रूप को आप देख रहे हैं, अगर आप इतिहास की तरफ देखें तो आप देखेंगे भारत का यह स्वरूप कब आपको दिखाई पड़ता है। आज भारत की इस राजनीतिक एकता, भौगोलिक एकता को देखें तो भारत की यह भौगोलिक एकता हमें, अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें जा करके ईसा मसीह से भी जन्म से पूर्व मौर्यन डायनेस्टी में दिखाई पड़ती है, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत की कल्पना की थी, जिसमें हमारा अफगानिस्तान का भी हिस्सा था जो उनको दहेज में मिला था, और सुदूर दक्षिण का भी हिस्सा था। अगर हम इस डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस हमारी डेमोक्रेसी की जो ये आज छटा दिखती है, यह भी ईसा के जन्म से बहुत पूर्व इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखाई पड़ती है, जिसका कि समय इतिहासकारों ने 3000 ईसा पूर्व कहा है, लेकिन जो वर्तमान शोध आ रहे हैं वो बताते हैं कि यह सभ्यता कम से कम 5000 से 7000 वर्ष पुरानी थी। अब हम आते हैं, ऐसा भारत में क्या हुआ कि इस तरह की कमोबेश स्थितियां नहीं बनती हैं। भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ होता है। तो मैंने बताया ना कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद भारत में कभी राजनीतिक एकता ही नहीं रही। इतने छोटे छोटे टुकड़ों में भारत बटा कि लोग अपने अपने प्रांत को ही अपना अपना देश समझने लगे। हर्षवर्धन के राज्य के पतन के बाद भारत में तो पूरी तरीके से लगभग 1000 वर्ष तक तो कहीं कोई एकीकरण था ही नहीं। जब दुनिया में इस्लाम का उदय होता है और ठीक इस्लाम के उदय के बाद भारत में 150 वर्षों के बाद ही इस्लाम अपना दस्तक देने लगता है, तो उस समय का एक प्रसिद्ध इतिहासकार हमारे देश में आता है जिसे हम बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं, अल-बरूनी। अल-बरूनी जिक्र करता है कि मोहम्मद की सेना पंजाब सिंध होते हुए मध्य भारत तक पहुंच जाती है और कहीं कोई प्रतिरोध नहीं दिखाई पड़ता है। खेतों में किसान काम कर रहे होते हैं, राजा अपने राजधानियों में व्यस्त हैं, कोई ये नहीं पूछता कि ये सेना कहां से आ रही है और कहां जा रही है, किसी को कोई मतलब नहीं होता। लोग खेतों में काम कर रहे हैं, देखते हैं एक हुजूम जा रहा है और जा रहा है, जाने दीजिए, हमसे क्या मतलब। और ये एकीकरण की जो हम शुरुआत करते हैं, फिर जब हम आते हैं देखते हैं मुगल डायनेस्टी 1526 ईस्वी में जब बाबर यहाँ पे आते हैं और मुगल डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, तो कहीं न कहीं फिर राजनीतिक एकीकरण होता है। इस्लाम और हिंदू दोनों संस्कृतियों में थोड़ा सा संघर्ष के बाद फिर दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करना शुरू करते हैं और हम देखते हैं पुनः एक एकीकरण के रूप में भारत की तस्वीर दिखाई पड़ती है, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं रहती है। फिर औपनिवेशिक सत्ता का धीरे धीरे देश में आगमन होता है। पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं और फिर ब्रिटिश आते हैं। इन सबका उद्देश्य भारत में व्यापार करना होता है, लेकिन जब हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है तो व्यापार में भी बड़ी दिक्कत आती थी। इस बात को ईस्ट इंडिया कंपनी ने महसूस करना शुरू किया। जब वह एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाती थी तो उसके सामानों को लूट लिया जाता था, तो उसने सैन्य सेवाएं बनाना शुरू किया और फोर्ट बनाने शुरू किए अपने सामानों की सुरक्षा के लिए।
धीरे धीरे कहते हैं ना, यह लालसा जागनी शुरू हुई और 1757 में वह दुर्घटना भारत में हो गई जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर मिस्टर क्लाइव नाप्रसन्न हो गया और उसने एक चाल चली, वहां के वजीर को अपनी तरफ मिलाया, मीर कासिम को, और कहा कि सत्ता हम आपको दे देंगे। और 1757 में वो प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बारे में अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि प्लासी का युद्ध महज 2-3 घंटे में चला और बंगाल के पास प्लासी एक जगह है, वहां पर यह युद्ध एक बाग में लड़ा गया। नवाब आदेश देता है सेनाओं को, लेकिन कोई भी सेना आगे नहीं बढ़ती है क्योंकि वजीर पहले से ही मिला हुआ है। हम देखते हैं कि सारे लोग बैठ करके जैसे क्रिकेट मैच देखा जाता है, तमाम आसपास के लोग खड़े होकर के बाग में देख रहे थे कौन कौन सेनाएं लड़ रही, कौन विजयी होगा। और थोड़े ही झड़प के बाद नवाब भाग जाते हैं और सेना विजयी हो जाती है, इंग्लिश विजयी हो जाते हैं। 1757 की वह विजय और 1764 में बक्सर की वह विजय, जिसमें अवध के नवाब, तत्कालीन मुगल साम्राज्य और बंगाल तीनों के नवाब मिलते हैं और यहाँ पे भारत की तकदीर बदल जाती है और देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो जाती है और वह आगे बढ़ती हुई चली जाती है। अब हम आते हैं इस 1757 से लेकर के जिस स्वतंत्रता संग्राम की हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम आता कहां तक है। अक्सर हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, लेकिन ये स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ यहीं तक नहीं है। यह स्वतंत्रता संग्राम 15 अगस्त से आगे बढ़ करके ये 1961 तक आता है। 1947 के बजाय 1961 तक आता है। आप लोगों में से अधिकांश लोग ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद होता तो 61 तक क्यों आता है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1961 में ही फ्रांसीसियों से भारत को गोवा की आजादी मिलती है। अब तक जाकर के भारत पूर्ण रूप से अपने समस्त राज्यों के साथ स्वतंत्र होता है। तो ये अगर ये जो 1757 से 1961 तक का सफर है वो यहाँ तक आता है। अक्सर हम 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पदवी देते हैं, बिल्कुल सही भी है, लेकिन इतिहास में अगर हम दृष्टि डालें तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले हमारे देश के आदिवासियों ने जो विद्रोह किया था उसकी रूपरेखा बहुत कम इतिहास में मिलती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 100 साल पहले हमारे देश में सबसे पहले जिसको जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो हमारे आदिवासी भाई बहनों ने किया था, जिसमें 1780 का दामिनी विद्रोह हुआ था, जिसको कि तिलका माझी साहब ने चलाया था। 1855 का सिद्धू और कान्हा का विद्रोह हुआ था। 1828 से 1832 में बुद्धू भगत का आंदोलन चलाया गया था। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण जी ने, जो कि 1857 में शहीद हुए थे, उनके द्वारा भी यह आंदोलन चलाया गया। और 1913 ईस्वी में भगवान बिरसा मुंडा द्वारा जो ये मुंडा संप्रदाय द्वारा विद्रोह चलाया गया, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। ये जो छोटे छोटे आंदोलन थे, इन सभी ने देश को एकीकरण करने में, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने में हमें सहयोग दिया। सिर्फ आदिवासियों ने ही नहीं मित्रों, हमारे देश के किसानों ने भी, सन्यासियों ने भी आंदोलन किया इन अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए। उत्तर प्रदेश का एका आंदोलन, केरल का मोबला आंदोलन, महाराष्ट्र का रामौसी विद्रोह, ये सारे विद्रोह हमें बताते हैं कि कहीं न कहीं देश में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भरी गई थी, लोग उससे मुक्ति पाते थे। जहां एक तरफ हम देखते हैं हमारे देश में महात्मा गांधी जी द्वारा जो आंदोलन लाया गया, सिविल डिसोबीडियंस और क्या नॉन वायलेंस, जिसने हमारे देश को ताकत दी, लोगों को ये बताया कि भारतीय कमजोर नहीं है। लेकिन इस आंदोलन की भी अगर हम पृष्ठभूमि देखते हैं तो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियों में मिलती है, जब वो ये कहते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। स्वतंत्रता की सूक्ष्म व्याख्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस समय की थी।
हमारे तत्कालीन लेखकों द्वारा भी स्वतंत्रता आंदोलन की जो इतिहास में झलक दिखती है वो अविस्मरणीय है। पूरा हिंदी साहित्य स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से भरा पड़ा है। प्रेमचंद की 300 कहानियां हैं और 300 कहानियों में कहीं न कहीं स्वतंत्रता आंदोलन की हर कहानी में कुछ दिखाई पड़ती है। एक तरफ जयशंकर प्रसाद इतिहास के उन तथ्यों को लेकर के वर्तमान संदर्भ में जोड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी आध्यात्मिक चेतना की क्रांति के रूप में स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती लोगों में उत्साह भर रहे थे। मेरा साहब ये बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है बच्चों कि जब आप स्वतंत्रता के इतिहास को पढ़ें तो इन तमाम लोगों को, आदिवासियों को, किसानों को, नागा विद्रोहियों को, आध्यात्मिक चेतना को, राजनीतिक चेतना को प्राप्त करने वाले इन आंदोलनों को समझे। और साथ ही साथ मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने राजनीतिक चेतना के अलावा सामाजिक चेतना में अलग जगाई। बाबा भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा राव फुले, रमाबाई अंबेडकर, जिन्होंने ये बताया कि कोई भी राजनीतिक आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक समाज की राजनीतिक चेतना के साथ साथ उसकी सामाजिक चेतना में वृद्धि ना हो, लोगों के साथ भेदभाव ना हो, लोगों के साथ अछूत जैसा व्यवहार ना हो, लोगों को समाज में सही दिशा मिले, सम्मान मिले। उनके द्वारा चलाया गया आंदोलन भी इस देश की दिशा और दशा को तय करता है। 15 अगस्त 1947 की आजादी हमें यही संदेश देती है। जिन मूल्यों को लेकर के हमारे आंदोलनकारियों ने यह आंदोलन चलाया, उनको सदैव हम अपने दिलों में सजो के रखें, आगे बढ़े। मैं अपनी बात इस पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूं कि आज भी चंद्रगुप्त की वो लाइन हमें याद आती है जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा था कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला वीरता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का जन्म। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का जन्म।
धरी जाती वर्ग संप्रदाय बात को नकारे मुक्ति करेगा और केशरी स्वतंत्रता। धरी जाती वर्ग संप्रदाय बात को नकारे मुक्ति करेगा और केशरी स्वतंत्रता। यदि हम अपनी की राह में चलेंगे नहीं व्यर्थ होगी जब केशरी स्वतंत्रता। अलगाव को मिटा के किसी भांति लाए जाए प्राणों में श्रेष्ठ परिवेश की स्वतंत्रता। प्राणों में श्रेष्ठ परिवेश की स्वतंत्रता और परतंत्रता हर रोज होती रहे। बनी रहे हर एक देश की स्वतंत्रता। बनी रहे हर एक देश की स्वतंत्रता। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, यही कामना मैं करती हूँ ईश्वर से। आइए कविता की चाहता हूँ। हे ईश्वर मानते हे दाता, हे ईश्वर मानते हे दाता, हे जगन्नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु हे भगवान हे प्रतिपालक हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घटघटवासी हे पुण्यराश करुणावतार, हे विघ्नहर मंगलकरण हे शक्ति रूप हे गुणाधार। सभ्यता नश्वर हो जाए मानवता का पहले प्रकाश, कभी एक दृष्टि के पोष हो कर दो दृष्टि का सर्वनाश, कर दो दृष्टि का सर्वनाश। इतिहास करे जाए प्रत्येक पृष्ठों में कलम कतार है, सज्जन का शीलन हो मानव को प्रतिभा कतार है। मेरी सत्यता महती हर एक बात विदुषी हो, हर बात नीति ध्यान रहे। पहला तिरंगा अंदर माँ की दानी परिधान रहे, माँ की दानी परिधान रहे। ये देवी चाहे धरती पर संस्कृतियों का सम्मान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। आइए मैं अंतिम कविता प्रस्तुत करती हूँ। बोलो भारत माता की जय। हमारे देश की विविधता देखिए, श्रेष्ठता देखिए, उसकी भौगोलिक स्थिति देखिए, कैसे संस्कारी है हमारा प्यारा जनऋतुओं वाला श्रेष्ठ देश, दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश। अध्ययन करने पर आओगे पूरी वसुधा है विशेष। सभ्यता यहाँ पर जीता है पूजे जाते हैं संस्कार। कल्चर करती कवि पावन नदिया लेती है धवल भार। भगवान की रीति बना के उत्तरे रही समान। भौगोलिक स्थिति देखिए हमारे देश की। भगवान की रीति बना के उत्तरे रही समान। दक्षिण में सिंधु खार चरण देता रहता है अपना। पूरब में भारत का गौरव सीमा को रक्षित करता है। पश्चिम में अपना
or without cost. The word liberty, which means freedom or independence. Yes, India has glorious years of freedom and Independence Day, and we are celebrating today 77 Independence Day. And this is the effort and the sincere sacrifices of our freedom fighters and nation builders. This year we are celebrating Azadi Ka Mahotsav, and India is holding the presidency of G20. It's not a small thing for India, but it shows the journey and the glorious years of its successful celebration of independence, not only in particular way of freedom, but having the many rights and duties which are being enjoyed by the citizens of India. Here, I would like to mention that the strong efforts, sincere efforts of our freedom fighters, nation builders, not only of these, but all the leaders, political leaders, individual people, writers, poets, and everybody, they had brought this precious and what I say, this valuable freedom and independence. After this 76 years of freedom, we are today celebrating its real sense of freedom and liberty. In the free air, we are taking, breathe, and moving here and there, utilizing our rights and duties. India is having many more opportunities after covering this glorious years of freedom and independence. We should pay tribute to those people who have sacrificed their days and nights to bring this day to all of us. Really, what we say and what we see today, India has developed a lot, not only in the field of education, not only in the field of space technology, medicine, pharmaceuticals, agriculture, green revolution. Everywhere India is leading. We are the leading hub of information technology in the world. Everywhere India has flown this national flag and bringing the laurel and the pride to India. You know the truth and truth will set you free. तुम स्वतंत्रता, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. You know the truth and truth will set you free. We have truth. We have non-violence, tolerance, respect, equality and rights. Children, I would like to say here, as a part of children, as a part of this education system, what is our responsibility and duties? Everybody, every citizen has its own responsibility to celebrate its freedom and independence. But how? We have to, every day we have to put our efforts as children, as a student, and as a integral part of India. We should inculcate good values, moral education, non-violence, ethical values, respect towards elders, parents, teachers, everybody. Try to help each other, love each other, and patience, and have the emotion. How will you bring the good achievement? Your achievements should be from academic parts. So, as a student, whatever your small part, being a student in academic area, in inculcating moral values, respect, and tolerance as to the
as India has its glorious years of independence. सम्माननीय अभिभावकगण, सम्माननीय मेरे सहयोगी शिक्षक साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज इस 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय प्रांगण में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। स्वतंत्रता दिवस के इस जश्न में, स्वतंत्रता दिवस की इस जश्न को हम तभी सार्थक मान सकते हैं जब कुछ बदलाव की आवश्यकता हो। स्वतंत्रता के इस जश्न में जरूरत है बड़े बदलाव की, जरूरत है बच्चों के मन में उत्साह बढ़ाने की, जरूरत है युवाओं के कौशल को बढ़ाने की, जरूरत है बुजुर्गों के अनुभवों को फैलाने की, और तभी इच्छा पूरी होगी भारत को विश्व गुरु बनाने की। तो आज इस 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्माननीय प्राचार्य महोदय को हमने मुख्य अतिथि के लिए निवेदन किया। उन्होंने इस अवसर पर मुख्य अतिथि स्वीकार किया और हमारे बच्चों का और हमारा उत्साहवर्धन किया। इस पर्व को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। इसके लिए मैं सम्माननीय प्राचार्य महोदय का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे अभिभावकगण जो समय समय पर विद्यालय आते रहते हैं और आज भी काफ़ी संख्या में उपस्थित होकर हमारे बच्चों और हमारा उत्साहवर्धन किया, इस अवसर को सफल बनाया, इसके लिए आप सभी का भी हार्दिक आभारी है विद्यालय परिवार। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी इस पर्व को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया, उसके लिए विद्यालय परिवार सदैव आभारी रहेगा। धन्यवाद। बच्चे अपने स्थान पर बैठेंगे, लाइन बाय लाइन जाएंगे, सब लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। बड़े बच्चे, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ से, मुझे सबके नाम मालूम है। सामने बाहर और बोलू नाम में, किसी बच्चे का पर्सनली